नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। ये आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स प्लस मेंस में समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। साथ ही साथ एमपीपीएससी जितनी भी अन्य एग्जाम्स लेता है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विस, हाल फिलहाल में एफएसओ की भी एग्जाम होने वाली है, तो इन सब के अंतर्गत जो पार्ट ए में 5 यूनिट रहती है उसी में नए सिलेबस के अनुसार एमपी पॉलिटी भी पूछा जाता है और उसी में ये आयोग भी आपके लिए आने वाला है। अब देखिए, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इस छोटे से टॉपिक को आपको कठिन बनाकर पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हमारा हमेशा रिकॉर्ड रहा है, 100% प्रश्न आपको एग्जाम में हमारे नोट्स, हमारे लेक्चर्स से देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कुल मिला के इन डेप्थ और ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट का यूज करके आपको दिया जाता है। इसलिए हमारे सिंपल प्रश्न तो सब जगह भी देखने को मिल जाते हैं, कठिन प्रश्न भी हमारे नोट्स से एज इट इज कभी कभी तो टेस्ट और एमसीक्यू से भी आपको सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूं। मतलब टेक्निकल वर्ड्स का हम इंग्लिश में भी यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग मिलने वाली है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग मिलने वाली है। और हर लेक्चर जो भी मैं लूंगा, हर यूनिट के जो लेक्चर्स रहेंगे, टॉपिक रहेंगे, इसी प्रकार से हम हिंदी इंग्लिश में करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इनके एमसीक्यूज भी उस लेक्चर से संबंधित पूरे डायमेंशंस कवर करके दिए जाएंगे और उन्हीं एमसीक्यूज को मैं आपको ऐप के माध्यम से टेस्ट में भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप एक लाइव फीलिंग के साथ, एग्जाम फीलिंग के साथ टेस्ट दे सके और आप अपने नंबर की जांच कर सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मिनट का समय मैं आपका और लूंगा, जिससे आपको लेक्चर्स, पीडीएफ, नोट्स से किसी प्रकार के संबंध में परेशानी ना उत्पन्न हो कि कहां प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी। इसलिए इसे स्किप मत करिएगा, अन्यथा बाद में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाल फिलहाल में हमने हमारे YouTube से लेकर, टेलीग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर, ऐप से लेकर हर चीज़ का नाम एमपीपीएससी ज्ञानदूत से ज्ञानदूत एकेडमी कर दिया है। तो आप सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल पर ज्ञानदूत एकेडमी सर्च कर लीजिए और ऐड हो जाइए, क्योंकि हमने, मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अमित शुक्ला नोट्स, वहाँ पर तो आपको ऐड रहना ही रहना है। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो जाना है। फेसबुक पर आप ज्ञानदूत एकेडमी सर्च करें, इंस्टाग्राम पर ज्ञानदूत अंडरस्कोर एकेडमी सर्च करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर ज्ञानदूत एकेडमी ऑफिशियल और यूट्यूब पर ज्ञानदूत एकेडमी सर्च करके आप ज़रूर ऐड हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर ऐड होने का तात्पर्य यह है कि जैसे व्हाट्सएप पर ज्ञानदूत एकेडमी ऑफिशियल जो चैनल है, वहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, टेस्ट दूंगा, जो आपको दूसरी जगह शायद ना मिले। ज्ञानदूत एकेडमी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ पर आपको शायद इंग्लिश पीडीएफ मिले, अमित शुक्ला नोट्स पर हिंदी पीडीएफ मिले। फेसबुक से आपको फायदा ये होगा कि लेक्चर्स फ्री मिल सकते हैं आपको। ज्ञानदूत एकेडमी जो इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आपको रील्स के माध्यम से कोरिलेशंस के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक आपको सीधे सीधे कम समय में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर ऐड हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि सब जगह ऐड हो गए लेकिन एक जगह आप ऐड नहीं हुए और वहीं पर से आपका कोई प्रश्न आ गया जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार से मैंने अपना प्रोफेशनल नंबर भी एक अलग से लिया है, ताकि आपको जब भी आप मैसेज करें आपको तुरंत आपको सहायता प्राप्त हो सके। तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, हमेशा आप मुझसे कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज के द्वारा इसी नंबर पर पूछें। ये 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा, यहीं पर आप मुझसे कनेक्ट हो, क्योंकि ये हमारा अब प्रोफेशनल नंबर है। पर्सनल नंबर पर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आपको समस्या उत्पन्न होती है। तो कृपया करके ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए, कॉन्टैक्ट नंबर बता ही दिया है। साथ ही साथ आप इसका स्कैन करके भी ज्ञानदूत एकेडमी को टेलीग्राम चैनल पर ऐड ज़रूर हो जाइए। बस इतनी बातें हैं, ताकि
कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लेक्चर, कोई भी नोट्स, कोई भी मीडियम आपको समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक, चलिए भैया बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की। बहुत महत्वपूर्ण है ना, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं आपके लिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। यहां पर सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है और इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बताता हूं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली बात, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ये जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, ये किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, या फिर वैधानिक आयोग है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? इसको समझने के लिए हम एक बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर चलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात अगर आपने समझ ली तो आपको ये बहुत ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखिए 89th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, है ना, 89th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, कब हुआ था ये? तो 2003 में हुआ था। इसके द्वारा 19 फरवरी 2004 को संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर का जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है वो किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो हमें क्लियर है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का कोई प्रावधान किसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक तो नहीं होने वाला है। तो फिर क्या है? सांविधिक है या वैधानिक है? इन दोनों का मतलब समझ लो, हर आयोग में आपको ये काम आने वाला है शानदार तरीके से। तो देखिए वैधानिक का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया या फिर किसी एक्ट के द्वारा कोई भी संस्था, कोई भी आयोग या कुछ भी बनाया, ये हो गया वैधानिक। अच्छा, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, और बताएगा तो गलत सलत ही बताएगा। मैंने बहुत ही डीप रिसर्च करके यहां पर आपको समझा रहा हूं। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन वो बेसिक में ही कंफ्यूजन होता है। वैधानिक का मतलब यहां पर हो गया किसी अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत बनाई कोई संस्था, क्योंकि हम आयोग पढ़ रहे हैं इसलिए संस्था ले लेते हैं। सांविधिक का मतलब क्या हो गया? किसी विधि या लॉ के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत बनाई गई कोई संस्था। ठीक है, अब देखो अधिनियम भी तो खुद एक प्रकार की विधि है, एक प्रकार का लॉ है, एक प्रकार का कानून है। इसीलिए कहा जाता है सांविधिक और वैधानिक को एक ही शब्द के रूप में यूज कर लिया जाता है, इंग्लिश के में स्टैट्यूटरी। ठीक, इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक प्रकार का सांविधिक या वैधानिक आयोग है। क्यों? अभी आगे मैं बताता हूं आपको। क्लियर है? एग्जाम में अगर आता है सांविधिक वैधानिक दोनों, तो आपको स्पष्ट तौर पर सीधा सीधा लगा के आ जाना है वैधानिक, बस और कुछ नहीं। अच्छा, सांविधिक लगा के आ जाना है, वैधानिक भी आएगा ऑप्शन में, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन सेफ रखना है आपको, तो आप इसे सीधा उत्तर लगा के आएंगे सांविधिक। इंग्लिश में तो स्टैट्यूटरी आएगा, सीधा सीधा आपको लगा के आ जाना है। तो एक बात तो हमारी यहां पर स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक प्रकार का सांविधिक या स्टैट्यूटरी कमीशन है। क्लियर बात। क्यों? क्योंकि इसे एक अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। कौन सा अधिनियम? तो 1995 में एक अधिनियम आया था उसके द्वारा। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूं, जो कि किसी नोट्स, किसी लेक्चर ढूंढ लेना नहीं मिलने वाला है, हो सकता है कभी भी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो देखिए क्या है वो बात। तो जब 1995 का एक्ट नहीं आया था, उससे पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1983 चलता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। ये अधिनियम पहले चलता था, ठीक। बाद में क्या हुआ, इसके लिए अलग अधिनियम आया, इसके लिए अलग अधिनियम आया, इसके लिए अलग अधिनियम आया। आए तीनों के तीनों एक ही वर्ष में थे, लेकिन अलग अलग थे। तो 1995 में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम लाया गया, और जब ये आया तो इसे क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और यही वो अधिनियम है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 1995 सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहीं पर वही बात आ गई कि क्योंकि अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग है वो किस प्रकार का आयोग हो गया, सांविधिक आयोग। क्लियर है बात। चलिए, तो अब हम इस एक्ट के संबंध में थोड़ी सी बात देखते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि क्योंकि सर हमारे सिलेबस में तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग लिखा है, तो हम एक्ट क्यों पढ़े। तो भैया किसी एक्ट के अंतर्गत ही तो ये आयोग बनाया गया है ना, तो उससे संबंधित संरचना, उसके अंतर्गत सदस्य, अध्यक्ष, क्या कंपोजिशन होगा, सब कुछ अधिनियम में ही तो लिखा होगा। तो अधिनियम ही तो पढ़ना है हमको कुल मिला के, लेकिन पूरा अधिनियम नहीं पढ़ना है। आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको देखना है, ठीक है। 1995 में ये अधिनियम आया था, तो 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। गजट में अधिसूचित कब किया गया है। ये कोई भी अधिनियम आता है, कोई भी कानून आता है, उसे पहले संबंधित राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार करती है तो केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित पब्लिश किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है, तो गजट में अधिसूचना की तारीख आपसे सीधे सीधे पूछ ली जा सकती है। पहली बात पब्लिश की तारीख, ठीक है। दूसरी बात लागू कब हुआ ये अधिनियम, आपसे ये पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार से फिर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ। और एक और बात प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिसूचित हुआ। तो ये चारों बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गजट में अधिसूचित कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ था, तो 29 जून 1995 है ना। 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम गजट में प्रकाशित हुआ, पब्लिश किया गया। और जब ये प्रकाशित होता है उसी तारीख को हम क्या बोल देते हैं, लागू होने की तारीख। मतलब ये अधिनियम लागू भी कब हुआ, 29 जून 1995 को। अब जब जिस दिन ये अधिसूचित हुआ, जिस दिन ये लागू हुआ, उसी दिन इस आयोग की, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी हो गया। मतलब तारीख सबकी क्या हो गई, सेम हो गई। तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मध्य प्रदेश गजट में अधिसूचित कब हुआ, पब्लिश कब किया, 29 जून 1995। ये अधिनियम लागू कब हुआ, 29 जून 1995। इस अधिनियम के अंतर्गत सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ, तो 29 जून 1995। एक प्रश्न यहां पर और आ सकता है इस प्रकार से भी, 1993, 1994, 1994, 1995, 1995, 1996, इस प्रकार से। तो जो अधिनियम का वर्ष 95 है, तो 95, 96 आपको लगाना है। पहले वाला वर्ष जो है वो लेना है जो अधिनियम का वर्ष था। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिसूचित हुआ। तो देखो यहां पर लागू और ये अधिनियमित हुआ, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये प्रश्न एक बार फॉरेस्ट सर्विस में आपसे पूछा जा चुका है दूसरे अधिनियम के संबंध में, लेकिन मैं हमेशा कोई अधिनियम पढ़ाता हूं तो इसको हमेशा पढ़ाता हूं, इसलिए यहां पर भी बात ध्यान रखिएगा। देखो, भारत गणराज्य कब बना, रिपब्लिक कब बना, या रिपब्लिक कब हुआ, 1950 में। ये अधिनियम कब आया, 1995 में। बस इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर।
46। तो अंतर क्या है, दो प्रकार के प्रश्न, दोनों का अंतर बता देता हूं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग लागू कब हुआ, 29 जून 1995, सीधी बात। अगला इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो फिर आपको 1950 से संबंधित अधिनियम कोई भी हो, वर्ष पता है आपको तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, उत्तर आपका सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 वर्ष में इसे क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो ये बातें हैं यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण। अगर आपने मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग पढ़ लिया ना, तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा। 99% सेम है, अंतर केवल एससी की जगह एसटी लगाना है, अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे, एक दो छोटी मोटी बातें हैं जो मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, 95% सेम है। बस यहां पर एक छोटा सा संशोधन हो गया था 2021 में, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको 5% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम है। इसलिए शुरुआत आपको अनुसूचित जाति आयोग से ही करना है, बाद में आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, जितना हमने पढ़ा अभी उसको देखते हैं। तो पहले मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अधिनियम, पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 अस्तित्व में था। बाद में 1995 का अधिनियम लाया गया और इस वाले पुराने अधिनियम को फिर क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। दूसरी बात हमने देखी कि मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो 29 जून 1995 को प्रकाशित हुआ, है ना। तो ये भी हम देखें। साथ ही साथ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम में जो 1995 वाला अधिनियम है, इसमें कुल कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, अध्याय और धाराएं कितनी है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको हर धारा हर सेक्शन नहीं पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ही पढ़ना है, जैसे 3, 4, 9, 10 ही अपने को पढ़ना है। तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं, 19 धाराएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत ज्यादा, है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग जो अधिनियम है 1995, उसमें 5 अध्याय और 19 धाराएं हैं। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ये प्रश्न मैं आपको बता ही चुका हूं कि भारत गणराज्य के 46वें वर्ष में ये क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया। तो ये सब बातें हमने देख ली हैं। गठन कब हुआ, तो गठन की तारीख भी हम देख चुके हैं, 29 जून 1995, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात यहां पर आती है कि ये जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग है, 1995 के अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा के तहत गठित किया गया है ना। तो वो किया गया है धारा 3 के अंतर्गत, जो कि हम अभी आगे देखते हैं। और स्वरूप भी हम देख चुके हैं कि ये आयोग जो है एक प्रकार का वैधानिक या सांविधिक आयोग है, या निकाय है, या बॉडी है। सांविधिक उत्तर आपको लगाना है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यहां पर आपको 3 प्रकार की बातें याद रखना है। एक तो धारा 3 याद रखना है, एक धारा 4 ध्यान रखना है, एक धारा 9 और एक धारा 10। ठीक है। तो देखो, गठन की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 के अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित भी किया गया, और इसी के अंतर्गत संरचना भी बताई गई है कि कौन अध्यक्ष होगा, कितने सदस्य होंगे, सब बातें। ठीक है। 4 में क्या बताया गया है कि ये जो अध्यक्ष या सदस्य रहेंगे, इनका कार्यकाल कितना रहेगा। क्लियर है बात। और 9 में बताया गया है कि इनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, कृत्य, इस आयोग के क्या क्या कार्य है, वो इसमें बताया गया है। और 10 में क्या बताया गया है, पावर्स बताई गई है, शक्तियां बताई गई है। सीधा प्रश्न यहां से आपको पूछा जाएगा, ये सब मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूं, है ना। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, कार्यकाल कौन सी धारा के अंतर्गत है, 4। इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम संरचना। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की संरचना और गठन धारा 3 के अंतर्गत की गई है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब समझने की बात यहां पर यह होती है कि देखो, 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक तो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, है ना,
मतलब शासकीय सदस्य होते हैं, और एक होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब अशासकीय सदस्य। कभी भी कोई आयोग आप पढ़ें तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसके अंतर्गत कोई अध्यक्ष या सदस्य पदेन को छोड़कर, एक्स ऑफिशियो को छोड़कर हमेशा अशासकीय सदस्य ही रहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। लेकिन कोई सचिव है ना, सेक्रेटरी है उसका, उस आयोग का, वो हमेशा क्या होगा, शासकीय ऑफिशियल होगा, सरकारी अधिकारी, इसलिए वो ऑफिशियल रहेगा। जैसे सदस्य सचिव हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इस आयोग में 3 अशासकीय सदस्य होंगे। इन 3 अशासकीय सदस्य में से एक कौन होगा, अध्यक्ष होगा, और 2 अन्य कौन होंगे, सदस्य होंगे। और ये सदस्य कौन सी कम्युनिटी से होंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित आयोग है, इसलिए एससी समुदाय से संबंधित ही ये सदस्य क्या होने चाहिए इस आयोग में। क्लियर बात। अच्छा, इसमें एक पदेन सदस्य भी होगा, है ना, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होगा। यहाँ पर एक्स ऑफिशियो और पदेन सदस्य का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप समझिए कि कोई व्यक्ति है ए, वो भारत का उपराष्ट्रपति बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, तो उसको सीधा सीधा राज्यसभा के सभापति का पद भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये अगर हटा और कोई और व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बने तो उसको राज्यसभा का सभापति का पद मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा पद जो संबंधित पद मिलने से दूसरा पद मिल जाता है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। यहीं पर जो संचालक होगा, डायरेक्टर होगा, किसका, अनुसूचित जाति कल्याण का, है ना, विभाग का जो भी संचालक या डायरेक्टर होगा, उस समय पर वो व्यक्ति सीधा सीधा इस आयोग का क्या बन जाएगा, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा गठन या संरचना, जो कि धारा 3 से संबंधित थी। बहुत सिंपल है आगे की बातें। अगर हम देखें नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा राज्य सरकार करेगी। अगर हम बात करें कार्यकाल, जो मैंने आपको बता ही चुका हूं कि जब भी अशासकीय सदस्य मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों की बात करोगे तो उनका कार्यकाल धारा 4 के अंतर्गत रहने वाला है, और उनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष रहने वाला है। सीधा प्रश्न देखने को पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से आपको ये देखने को मिलेगा, 3 वर्ष इनका क्या होगा, कार्यकाल, और ये बताया गया है धारा 4 में। अगर इन सदस्यों को, अध्यक्षों को, उपाध्यक्ष तो यहां पर है ही नहीं, अगर इन्हें त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र भी किसे दिया जाएगा, राज्य सरकार को ही दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन्हें कितने वेतन भत्ते दिए जाएंगे, क्या सैलरी रहेगी, क्या अलाउंस रहेगा, ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। तो कुल मिला के सभी शक्तियां राज्य सरकार के पास ही यहां पर देखने को मिलती है। मेरा आपको यहां पर सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप लेक्चर्स को देखकर नोट्स बनाएं, हैंड रिटन और क्रिस्प, जिससे आपके प्रिंट आउट का पैसा बच जाएगा, समय बच जाएगा, अपने अनुसार नोट्स बन जाएंगे, और आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चे भी पढ़ेंगे ना, तो भी प्रश्न इन्हीं नोट्स में से आने वाले हैं, जो भी मैं आपको बाकी यूनिट्स, बाकी लेक्चर्स पढ़ाऊंगा किसी भी एग्जाम के लिए। अब तो हम नेशनल लेवल पर जाने वाले हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, जो अलग अलग नेशनल लेवल की एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी, कई सारी जगह पूछे जाते हैं, उन सभी पे भी हम बहुत ही जल्द जाने वाले, और मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। बस क्या है कि डीप और ऑथेंटिक नोट्स के लिए रिसर्च की आवश्यकता रहती है, और मैं कोई टीम नहीं रखता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक समय पर 1 से 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही जल्द आपको शानदार तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो भी मैंने आपको बताई है उन्हें आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ऐड ज़रूर हो जाइएगा। क्लियर है बात। तो ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती है। अब जितने भी आयोग मध्य प्रदेश से संबंधित रहेंगे, सीधा सीधा उत्तर उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। अगली बात क्या है, वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है,
तो नोट्स में आप अपने सीधा सीधा यहां पर लिख लेना, एग्जाम से पहले अपडेट करना है। मतलब यही चीज है जो चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अगर कोई संशोधन नहीं आता है तो ये आप अपडेट करके रखिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आनंद अहीरवार है। महत्वपूर्ण बात। ठीक है, बात करते हैं कार्य या फिर कार्य क्षेत्र। सीधा प्रश्न यहां पर देखने को क्या मिलेगा कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्य या फंक्शंस कौन सी धारा में दिए गए हैं? तो 9 धारा में, 9th नंबर के सेक्शन में दिए गए हैं। अगला प्रश्न इसके अंदर जो इसके कार्य है उससे भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वहां से आपको प्रश्न कैसा मिलेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो वो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात आपको जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो रीड करने जैसा है और कुछ है नहीं। सबसे पहली बात, संरक्षण या फिर प्रोटेक्टिव रोल रहता है इसका। तो संविधान के अंतर्गत या कोई अन्य विधि या लॉ बना है, कानून बना है, तो उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित जो समुदाय है, सदस्य है, उनका क्या करना, उनके सामाजिक आर्थिक जो अधिकार है उनका क्या करना, संरक्षण करना, कि किसी प्रकार का उनको कोई नुकसान ना हो। तो मतलब ये एक हित प्रहरी, वॉच डॉग के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात देखिए, एक ऑर्डर आया था, अनुसूचित जाति आदेश 1950। ये राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया गया था अनुच्छेद 341 के तहत, क्योंकि जाति पढ़ रहे हैं इसलिए 41 आएगा, अगर एसटी पढ़ोगे तो 342 आएगा, है ना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति कहलाएगी, कौन सी अनुसूचित जाति जनजाति, कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति कहलाएगी। तो इस संविधान 341वें अनुच्छेद के तहत संविधान अनुसूचित जाति आदेश लाया गया था 1950, और इस आदेश के द्वारा पहली बार तय किया गया था कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत किसी जाति का उपसमूह, समुदाय या कौन अनुसूचित जाति कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, एक लिस्ट के तौर पर। तो ये पहली बार इस आदेश के द्वारा ही तय किया गया था, बाद में इसमें कई संशोधन हुए। तो कुल मिला के इस आदेश का मतलब ये है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, उसकी एक प्रकार से लिस्ट, तो वो इसके द्वारा किया गया था। तो इस आयोग का काम ये भी है कि राज्य सरकार को जो है स्टेट गवर्नमेंट, उनको सुझाव भी देना कि कौन सी जाति, कौन से समुदाय, कौन सी मूल वंश, कौन सी जनजातियों को इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति माना जाए या इसमें सम्मिलित किया जाए, इसके संबंध में काम करना। उसी प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम, वेलफेयर प्रोग्राम, स्कीम्स जो चलती है, उसकी निगरानी करना कि लोगों को लाभ पहुंच रहा है या नहीं इस समुदाय के, ये सभी देखना। साथ ही साथ आरक्षण पर भी सलाह देती है कि भैया लोक सेवाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, उसमें अनुसूचित जातियों को क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। तो समय के अनुसार आरक्षण सही है नहीं है, इन सभी बातों पर सलाह देना, और ऐसे अन्य काम जो राज्य सरकार इस आयोग को सौंपे उन सभी पर कार्य करना इसका क्या होगा? मुख्य अधिकार होगा। तो ये है धारा 9 के अंतर्गत इस आयोग के कार्य। अगली महत्वपूर्ण बात होती है धारा 10। यहां से एक ही प्रकार का प्रश्न आएगा। देखो, अंदर से कुछ भी आने की कोई संभावना नहीं है, तो आप इसको केवल रीड कर लेना, अपना माथा पचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत कौन सी धारा में आयोग को शक्तियां प्रदान की गई है, पावर्स प्रदान किए गए हैं? तो वो धारा 10 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सेम बेसिक बातें हैं, है ना। समन एवं परीक्षा, मतलब किसी कोई व्यक्ति व्यथित है किसी आदेश से, कोई नियम से, कोई अधिनियम से, कोई आदेश से, तो उसको समन जारी करना, मतलब अपने पास बुलाना और उससे संबंधित बातें पूछना, है ना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका परीक्षण करना। साथ ही साथ दस्तावेजों को भी ये प्रस्तुत करवा सकता है अपने पास संबंधित जो भी मैटर उनके सामने आता है। शपथ पत्र पर साक्ष्य भी दिलवा सकता है कि क्या एविडेंस उस समय पर संबंधित मैटर में थे या नहीं थे। तो शपथ पत्र लगभग सब चीजें चलती ही है हर जगह।
अभिलेखों की अपेक्षा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है संबंधित आयोग से रिलेटेड, संबंधित जाति से रिलेटेड, समुदाय से रिलेटेड, कोई व्यथित व्यक्ति से रिलेटेड, तो उसको क्या करना, अपने पास बुलाना, है ना। जो भी साक्षी है ना, जो भी दस्तावेज है, उन सभी का परीक्षण करना, ये महत्वपूर्ण बात है। और अन्य विषय, ऐसे जो भी विषय राज्य सरकार द्वारा इसे दिए जाए, उन पर कार्य करना भी इसका क्या है, पावर है। बस इतनी बातें ध्यान रखना है। तो यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा, है ना। अब आयोग का दिमाग ही फिर जाए और पूछना है, तो फिर इसमें से हमेशा आपको ऑल ऑफ द अबव ही प्रश्न ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसलिए बस एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे। तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग समाप्त होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो कि है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल। देखिए, ये जनजातियों से संबंधित जो यूनिट है, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। यहां से प्रश्न हर बार देखने को मिला ही है। इसीलिए इस पॉइंट को या इस सब टॉपिक को, जो कि है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल, मेरा आपको सीधा सीधा सुझाव है कि जो जनजाति वाली यूनिट डिटेल में पढ़ाई है, वहां से इसको जरूर 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 कर जाना, है ना। और यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको बहुत ही बेसिक, है ना, मतलब जो जरूरी है जानने के लिए, वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। लेकिन आपको इसको डिटेल में अवश्य पढ़कर जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर शेड्यूल, अनुसूची ऐड नहीं की है ना। बहुत सारी बातें हैं जो ऐड नहीं की है, क्योंकि जब दूसरी जगह पढ़ा चुके हैं, तो फिर बार बार यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको तो आयोग देखना है। लेकिन अब चूंकि ये भी संबंधित है हल्का फुल्का, तो मैं आपको बेसिक यहाँ पर ये बता देता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन है, सलाह है, परामर्श है कि इसे जनजाति वाली यूनिट से जरूर कर लें। चलिए, आएगा प्रश्न, है ना। हाँ, आते ही आता है, जनजाति वाले यूनिट में तो आ ही जाएगा। यहां से नहीं भी आए तो वहां आएगा, और वहां आएगा तो डीप आएगा। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 के अंतर्गत क्या किया गया था, इसे गठित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। इस मंडल का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। बहुत महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो होता है संबंधित राज्य सरकार का, उसका मंत्री इसका क्या हो जाता है, उपाध्यक्ष हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा गया है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 25 सदस्य होते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है ये, तो इसीलिए जनजाति वाली यूनिट से जरूर कवर करना। उद्देश्य क्या है, तो राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण पर सुझाव देना, क्योंकि ये अनुसूची से संबंधित है ना। तो अनुसूची इसलिए मैंने इसमें पढ़ाई है जनजाति वाले टॉपिक में। बात करें अगर अनुसूचित जातियों के हित संरक्षण हेतु सिफारिश करना, तो ये इसके क्या है, मुख्य काम है। अनुसूचित क्षेत्रों का किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हो, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, और किस प्रकार से उनके हितों का संरक्षण किया जा सके, ये सभी बातों से संबंध सिफारिश करना और सुझाव देना। ठीक है। यह एक परामर्शदायी निकाय है, मतलब एडवाइजरी बॉडी है, राज्य सरकार को एडवाइस देने से संबंधित है। और उद्देश्य क्या है, वही जो एससी से संबंधित समुदाय है उनका आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनको क्या करना, सशक्त करना, एम्पावरमेंट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें सुझाव देना कि किस प्रकार से चीजें सही हो सकती है। तो ये सभी बातें इसके अंतर्गत रहती है। बाकी डिटेल आप जनजाति वाली यूनिट से पढ़ें। तो ये होता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग क्या खत्म। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सीधा सीधा और स्पष्ट तौर पर कि आप जब भी अनुसूचित जाति आयोग पढ़ें, उसके बाद ही अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग पढ़ें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लगभग लगभग ऐसा ही पढ़ना है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और लिंक्स के माध्यम से ऐड हो जाइए।
साथ ही साथ नोट्स बनाकर ही आप काम करें, क्योंकि लिखने से और बोल कर लिखने से और नोट्स बनाने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। रिवीजन में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इतना मेरा आपको कहना है। चलिए भैया, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, ये टॉपिक होता है ख़त्म। हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक पर आएंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।